वेलकम बैक दोस्तों। चलिए फिर आज इंग्लिश की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने गोल टारगेट को अचीव करने के तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सब अटेंटिव मोड में हो जाएं, ध्यानपूर्वक सुने और कोशिश करें कि दोबारा आपको इसको देखना ही ना पड़े। क्वेश्चन को रीड करें। आप अगर वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर ले, पहले क्वेश्चन को खुद से देखें, खुद से आंसर सोचें। उसके बाद अगर आपको लग रही है कि आपकी सही है कि गलत है, फिर आपको वीडियो को प्ले करके फिर आपको चेक करना है कि आप सही थे या गलत थे, आप जो सोच रहे थे उसमें कहाँ पे कुछ एरर आ रही है। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको साथ ही साथ मिलता जाएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप अलग से क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। इसमें पैराग्राफ दी हुई है, बीच-बीच में से वर्ड्स मिसिंग है। आपको ऑप्शंस में से वर्ड ऐसे चूज़ करने हैं जो इनमें फिट बैठे, ग्रामेटिकली भी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी। फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बोर्न एंड लिव इन इंडिया, सोशल इनइक्वालिटी एंड डैश आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब सोशल इनइक्वालिटी की बात हो रही है, मतलब नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन भी आएगा वो नेगेटिव सेंस वाला आएगा। हार्मोनी हार्मोनी पॉजिटिव सेंस वाली बात है। इनइक्वालिटी एंड मोबिलिटी मतलब मूवमेंट होता है, वो भी सही नहीं होगा। इनइक्वालिटी है तो गैदरिंग की बात ही नहीं है। एक्सक्लूजन, जब भी सोशल इनइक्वालिटी होता है तो आप किसी ना किसी लोगों को, कुछ लोगों को आप एक्सक्लूड करते हो, तो एक्सक्लूजन होगा। ठीक है। वी सी डैश ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स। व्हीकल्स आपको स्ट्रीट पे दिखेगी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगी। एयरपोर्ट्स आपको स्ट्रीट पे दिखते नहीं है। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ही होता है। तो बेगर्स की बात हो रही है। भिखारी जो है आपको स्ट्रीट पे भी दिखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी दिखते हैं। एंड बेगर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द सोसाइटी। दे हैव बीन एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई दे आर बेगिंग ऑन द रोड्स। ठीक है। We see young children as domestic workers, construction helpers, cleaners, and helpers in street side restaurants and tea shops. Young children क्या करते हैं डोमेस्टिक में? काम करते हैं। तो काम करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेबरिंग। वो लेबर का काम करते हैं, वही यहाँ पे क्या आया? लेबरिंग वर्ड आया है। एक्सेलिंग, अब कोई घर का काम करके एक्सेल तो कर नहीं रहा मजबूरी में, रिवोल्ट वो कर नहीं रहे, काम कर रहे, और चीटिंग क्या चीज की करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो है लेबरिंग। वी आर नॉट एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन द मिडिल क्लास अर्बन होम्स कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ older children to the school. We are not surprised at, हम आश्चर्यचकित नहीं होते ये देख के कि छोटे बच्चे जो है ढाबा ये सब में काम कर रहे हैं, बड़े बच्चों का स्कूल बैग ले जा रहे हैं, तो हम आश्चर्यचकित नहीं होते, मतलब सरप्राइज। वी आर नॉट सरप्राइज। एनवियस का मतलब होता है जलन। कंपोज मतलब शांत रहना। अफ्रेड मतलब डर जाना। काम एंड कंपोज एक फ्रेज होता है, मतलब जो मुश्किल घड़ी में भी धैर्य से शांति से काम ले उसको कहते हैं काम एंड कंपोज। CALM, उसको काम कहते हैं। इट डज नॉट इमीडिएटली अस एज अनजस्ट, हमें वो तुरंत अनजस्ट नहीं लगता है, मतलब वो स्ट्राइक नहीं करता है माथे में। स्ट्राइक मतलब आपके दिमाग में आना, मतलब आप देखते हो लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आता नहीं है कि ये गलत हो रहा है, तो उसको कहते हैं इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक। दिमाग में तुरंत नहीं आता तो स्ट्राइक होगा। फोर्सेस नहीं, फोर्स नहीं करता है कोई, आपको टच होता ही नहीं है। स्लैप मतलब झापड़ मारना होता है। ठीक है। ये नया पैसेज स्टार्ट हो गया है। इस नए पैसेज में भी वही चीज है जो पहले के क्वेश्चंस में था, कि आपको वन वर्ड जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है। रिसर्च ऑन इन्फेक्शंस ओवर द फास्ट फ्यू डिकेड्स हैज फोकस्ड ऑन हॉस्पिटल्स, डे केयर फैसिलिटीज एंड स्कूल्स, बट डैश अटेंशन was paid to home। अब देखो,
इन्फेक्शन पे जब बात होती है तो स्कूल में साफ सफाई फिनाइल वगैरह यूज होती हुई आपको दिखती थी, बचपन में भी आपको याद हो। हॉस्पिटल्स में तो खास करके साफ सफाई रहती है, बट घर पे कितना अटेंशन दिया गया उस बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो घर पे आप बहुत ही कम अटेंशन दिए हो। घर पे क्या दिए हो? बहुत ही कम अटेंशन आपने दिया है। तो इसलिए आप यहां पे बोलोगे बट लिटिल अटेंशन वाज पेड, बट लिटिल अटेंशन वाज पेड टू द होम। किस पे? इन्फेक्शन का रिसर्च जो हो रहा था कि कैसे स्प्रेड होता है, क्या होता है, उस बारे में बात हो रही है। ठीक है, today the increase of foodborne illness and a need for home health care have focused interest on hygiene and cleanliness in the home. Today the increase of foodborne illness and के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? डिक्रीजिंग नीड की तो बात हो नहीं रही है, क्योंकि लिटिल अटेंशन अगर पहले दिया गया है तो अब तो बढ़ रहा होगा अटेंशन, यानी ग्रोइंग नीड बढ़ती हुई, डिक्रीजिंग भी घटता हुआ है, डिक्लाइनिंग भी घटता हुआ है, रेयर मतलब बहुत कम सम। तो आपको दिख रहा है कि बाकी सबका मीनिंग एक जैसा हो रहा है, ग्रोइंग ही क्या है, अलग है थोड़ा, तो वैसे भी दिख रहा है और यहाँ सुटेबल भी हो रहा है। हाइजीन रेफर्स टू द कंडीशंस और practices by which people maintain or promote good health by keeping themselves and their surroundings क्या रखते हैं? क्लीन रखते हैं। सराउंडिंग आप क्लियर नहीं रखते हो, क्लीन रखते हो। क्लटर्ड मतलब भरा हुआ। Even in our contemporary society, good hygiene practices continue to be the primary disease prevention strategy. Hygiene is one of the silent victories of public health. Personal hygiene and household cleanliness practices affect the risk of, हमेशा रिस्क के साथ क्या होता है? ऑफ, तो रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सही बैठ रहा है। Risk of spreading infectious disease. There are many disease causing microbes whose transmission can be controlled by proper personal hygiene and household cleaning practices. A framework for developing practical home strategies to manage risk from infection is required. फ्रेमवर्क क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसको सोचो, द फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल होम स्ट्रेटजीज टू मैनेज रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शन। इसको अगर आप ऐसे कॉमा लगा के भी सेपरेट कर लो तो भी ठीक है। अ फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? बीच में आपका जवाब छिपा है। ठीक है, इनइफेक्टिव मतलब जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो। अब आ जाओ, क्या है ये? यहां भी आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। देयर बीन टू मेनी इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट्स लेटली। तो यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा? हैज के साथ बीन लगता है, हैव के साथ बीन लगता है, हैड के भी साथ लगता है, लेकिन यहां जो बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की आ रही है। ठीक है, तो देयर डैश हैज बीन होगा कि हैव बीन? तो आपको हैज लगाना है कि हैव लगाना है, उसके लिए आप देखो कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। हैव बीन व्हाट? टू मेनी इंसिडेंट्स। तो टू मेनी इंसिडेंट्स प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ क्या होगा? हैव होगा। तो देयर हैव बीन। ठीक है, टू मेनी इंसिडेंट्स है, वो प्लूरल टर्म है। ठीक है, एक्टिव वॉइस करना है। व्हेन इज दिस कार ड्रिवन बाय यू? व्हेन इज दिस कार ड्रिवन बाय यू? अगर आप इसको ऐसे सोच लोगे, व्हेन आर यू ड्राइविंग दिस कार, तो फिर ड्राइविंग है तो इज बीइंग ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इज बीइंग तो है नहीं, तो इसका सिंपली है व्हेन डू यू ड्राइव दिस कार। इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन इज दिस कार ड्रिवन बाय
यू, ठीक है। एरर फाइंड आउट करना है। सो महेश इज मच सेंसिटिव, वी आर वेरी केयरफुल when communicating with him about his failures. So Mahesh is much sensitive. ये तब आप बताते हो जब आप निष्कर्ष निकालते हो। चूंकि महेश बहुत सेंसिटिव है, तो चूंकि अगर आपको लाना है तो सो की जगह क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। तो इसलिए एरर यहां पे है। द करेक्ट सेंटेंस शैल बी सिंस महेश इज मच सेंसिटिव वी आर वेरी केयरफुल व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ हिम अबाउट हिज फेलियर्स। ठीक है। जंबल्ड ऑर्डर है, तो जंबल्ड ऑर्डर को करने के लिए मैंने बताया आप चेक कर लो कि ए के बाद बी आएगा कि ए के बाद सी आएगा कि सी के बाद डी आएगा, कुछ भी आपको मिल जाए तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अब आप यहां पे देखो, आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड केयर स्कीम, इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट द गवर्नमेंट विल डू सो, द एम्प्लॉयर ऑफ बोथ पेरेंट्स आर expected to contribute to child care, the government policy on child care was designed as a welfare scheme for citizen। अब आप यहां पे देखो, आपको दिख रहा है कि ए जो है आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द चाइल्ड केयर स्कीम, आप उनसे बात करो चाइल्ड केयर स्कीम पे। अगर आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करते तो गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट। सो तो मुझे लग रहा है कि ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए। अब आप यहां पे सेंटेंसेस में चेक करो कि ए के बाद बी कहां आ रहा है, सब में ए के पहले बी है, ए के पहले भी है। तो इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट, तो जब एम्प्लॉयर की बात आएगी तब तो आएगी, अगर वो नहीं करता है तो इसलिए ये तो कंफर्म है ए के बाद बी आएगा। और यहां एक ही ऑप्शन में ए के बाद बी, यानी ये सही होगा। फिर भी आप पढ़ के देख लो कि इनकेस अगर आप कोई एरर कमिट कर रहे हो तो वहीं पे वो रेक्टिफाई हो जाएगा, आपके पास सेकंड ओपिनियन का खुद का चांस रहेगा। पढ़ के देखते हैं डीसीएबी। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन चाइल्ड केयर वाज डिजाइन्ड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर सिटीजन्स। The employers of both parents are expected to contribute to the child care. Ask your employer for information on the child care scheme. If the employer does not contribute to the costs, the government will do so. सही जा रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। इस ईडीएम का आपको मीनिंग निकालना है। मेड हिज मार्क, हिंदी में आप सोचो इसको छाप छोड़ देना। छाप छोड़ देना मतलब अलग अपना एक मार्क दिखाना। तो टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ और टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, दोनों हो सकता है इसका मीनिंग। टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ मतलब सब में अपना अलग छाप छोड़ गया, और टू लीव हिज मार्क फॉर एवर, अपना हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द होल क्लास। अब यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट इसको बनाया जा रहा है, होल क्लास, सब्जेक्ट को उधर फेंक दिया गया है, इसका मतलब द होल क्लास से स्टार्ट होगा। द होल क्लास इज बीइंग कंप्लीटेड है, यानी द होल क्लास इज कंप्लीटिंग हो जाएगा। द होल क्लास हैज, सॉरी, द होल क्लास हैज बीन कंप्लीटिंग। तब होल क्लास का आप बात करते हो तो होल क्लास का क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो हैज बीन, सॉरी, हैज बीन का तो कभी भी आपका ये पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है। हैज बीन कंप्लीटिंग रहेगा, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगी, तो उसकी आप पैसिव वॉइस नहीं बनाओगे। तो सिंपली अगर आप इस सेंटेंस को देखो, द होल क्लास इज कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट, तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग कंप्लीटेड। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, उसी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग हो जाता है ना, तो वहीं से ये आया है। ठीक है। When will you play the musical instrument in the event? इसको भी पैसिव वॉइस में करना है, यानी when will you play the musical instrument, यानी when will the musical instrument
बी प्लेड बाय यू इन द इवेंट, इसका देखो एक राइट फॉर्म बन रहा है। व्हेन विल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं रखते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट, तो आप उस केस में पैसिव क्या करोगे, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी प्लेड बाय यू इन द इवेंट। अब उसका जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, तो व्हेन विल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बी प्लेड बाय यू इन द इवेंट, क्योंकि ये विल जो है क्वेश्चन फॉर्म में यहां से उठ के कहां चला गया, वहां चला गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस निकालना। मिस्टर सुमन ओपन द डोर, ओपेंड मतलब पास्ट टेंस, द डोर वॉज ओपेंड बाय मिस्टर सुमन। People think the government will change the economic policies. यहां पीपल सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप थिंक को क्या करोगे, पहले ले आओगे। अब पहले ले आओगे तो कैसे इसको लिखोगे आप, पीपल थॉट दैट, ये नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला गया। गवर्नमेंट विल थिंक, नो, पीपल आर थिंकिंग, गवर्नमेंट विल नॉट थिंक। Government has been thinking, it is not about the thinking of the government, it is about the thinking of the people. Last option देखो, it is thought that the economic policies will be changed by the government, will be changed by the government, यहां तक सही है। It is thought means it is thought by whom, by the people, it is thought by the people that economic policies will be changed by government। ठीक है, इट इज थॉट बाय द पीपल, यहां क्या है, साइलेंट है, बाय द पीपल क्या है, साइलेंट है। ठीक है, उसी को हम लोग डबल पैसिव नहीं करने की जगह एक ही जगह पैसिव करते हैं और सिंपली इसको क्या लिखते हैं, इट इज थॉट अंडरस्टूड, हु विल थिंक, इट इज द पीपल हु आर गोइंग टू थिंक। तो इट इज थॉट बाय द पीपल यहां पे छिपा हुआ है, दैट द इकोनॉमिक पॉलिसीज विल बी चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। दो पार्ट में पैसिव है, पीपल थिंक और यहां से द गवर्नमेंट विल चेंज द इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो पीपल थिंक इट इज थॉट बाय द पीपल, तो बाय द पीपल को यहां इन्होंने क्या रखा है, साइलेंट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है। द मैनेजर सेड टू द पियोन व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, यानी मैनेजर इंक्वायर्ड और मैनेजर आस्क्ड दोनों सही रहेगा। मैनेजर इंक्वायर्ड और आस्क्ड द पियोन why he was absent the previous day. The manager asked the peon why he was absent. अच्छा, why were you, why were you, तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। why he had been absent the previous day। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो एरर का है, अहिमालय लिखा हुआ है। अहिमालय देखने से ही लग रहा है कि अहिमालय कभी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, द हिमालय होता है। ठीक है, द हिमालयाज होता है, द यूएसए होता, अ यूएसए नहीं होता है। तो पहला यहीं पे मुझे एरर दिख गया, अ हिमालयाज स्ट्रेच, द हिमालयाज स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, ईडीएम का मीनिंग निकालना है, ऑन द बॉल। अब देखो, अगर आप बॉल के ऊपर हो तो तभी आप बॉल के ऊपर रह सकते हो जब आपको बैलेंस बनाने में महारत हासिल हो। मतलब मुश्किल घड़ी में आप जो है रास्ता निकाल सकते हो, किसी भी चीज का आप सोच सकते हो। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, टू बी इनअटेंटिव, वो रह ही नहीं सकता। टू नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, ये भी नहीं हो सकता है। टू बी अनअवेयर ऑफ, ये भी नहीं हो सकता है, ये होगा।
to be aware of any changes or developments and quick to react to them. ठीक है। इसमें भी एरर है। विलेजर्स हु अप्रोच द एग्रीकल्चर ऑफिसर आर अनएडुकेटेड एंड पुअर। अब देखो ये कोई नॉर्मल विलेजर्स की बात नहीं हो रही है, वो विलेजर्स जो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास गए थे। तो अगर आप स्पेसिफिक विलेजर्स की बात कर रहे हो तो द लगाओगे, इसलिए एरर यहां पे। द करेक्ट फॉर्म शुड बी द विलेजर्स हु अप्रोच्ड द एग्रीकल्चर ऑफिसर आर अनएडुकेटेड एंड पुअर। एरर निकालना है। Doctor she spoke to at a exhibition was very knowledgeable. The medicines prescribed by them have proved excellent for my father. तो वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर से बात की और एक पर्टिकुलर एग्जीबिशन में बात की, तो यहां भी द होना चाहिए और यहां भी क्या होना चाहिए, अ के जगह द। पहला बात तो है अ नहीं हो सकता है, एन हो सकता है, लेकिन ये भी अगर स्पेसिफिक की बात हो रही है तो यहां भी क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। द डॉक्टर सी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन was very knowledgeable. The medicines prescribed by him have proved excellent to my father. इसमें पूछ रहा है कहां पे आपको कौन सी एक ऐसी सेंटेंस है जहां पे आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, मतलब किसी वर्ड के पहले ही यूज करोगे। तो द कहां कहां लगता है, जहां स्पेसिफिक हो या कोई प्रोमिनेंट चीज हो। He lives somewhere in southern Germany. इन द सदर्न जर्मनी नहीं हो सकता, क्योंकि सदर्न जर्मनी जो है कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कहीं से भी वो सदर्न जर्मनी आप मान सकते हो कि अच्छा इस पार्ट से हम सदर्न बोल रहे हैं, और उसका कोई रहने का जो लोकेशन है वो एकदम पर्टिकुलर नहीं है। सदर्न जर्मनी एक बहुत बड़ा इलाका होगा, तो यहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दे शेयर रेंट ऑफ द हाउस इक्वली। रेंट एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है जो वो शेयर करते हैं, तो क्या होना चाहिए, द रेंट होना चाहिए। दे शेयर द रेंट ऑफ द हाउस इक्वली। ठीक है। सी इज इग्नोरेंट ऑफ हर सोशल स्टैंडिंग, यहां कहीं द लगाने की जरूरत है ही नहीं। सी हैज एन अबंडेंस ऑफ केक एट होम, एक द यहां भी लग सकता है, लेकिन एट होम में हम एट द होम जनरली लगाते नहीं है। लेकिन रेंट एक स्पेसिफिक चीज है और ये हाउस की थी, तो यहां पे द रेंट होगा। डायरेक्ट स्पीच में करना है, ये किस फॉर्म में, इनडायरेक्ट में। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी हैड बीन स्टडीइंग फॉर हर एग्जामिनेशन। अब हैड बीन स्टडीइंग है, इसका मतलब है कि सिंपल पास्ट ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है। और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब सिंपल सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वही सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। सी टोल्ड हर फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा दैट, दैट तो हट जाएगा जब आप डायरेक्ट में करोगे। दैट सी का क्या हो जाएगा, आई, वो खुद के बारे में बता रही है। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट आई हैड, ये नहीं होगा। सी टोल्ड हर फ्रेंड आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, नहीं, वो आई वॉज में बदल जाता। सी टोल्ड हर फ्रेंड आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, सही है, ये होगा। सी टेल्स हर फ्रेंड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, ये भी आप देखोगे तो ये भी आपका हैड बीन में ही चेंज होगा, लेकिन यहां टेल्स है
और दूसरा आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहला प्रेफरेंस आप सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दोगे, उसके बाद ही आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखोगे। और उसमें भी यहाँ टेल्स है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। अगर ये थर्ड ऑप्शन नहीं होता और मान लो कोई और ऑप्शन होता और ये फोर्थ वन होता, तो हम फोर्थ को भी चूज कर सकते थे। लेकिन इसमें एक एम्बिग्यूटी ये रहती है कि बहुत जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जन दिखाता है, बहुत जगह इसको नहीं लेता है। इस वजह से हम सिंपल पास्ट का हमें पता है कि थंब रूल है कि सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो हम लोग इसलिए उसमें चेंज करेंगे। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड म्यूटली, म्यूटली मतलब शांति से, तो शांति से उल्टा मतलब लाउडली, जोर जोर से। साइलेंटली मतलब म्यूटली, फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक, और प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत जो रिस्पॉन्ड करता, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक है। द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बाय द कंटेंट क्रिएटर्स जस्ट टू असेस द स्किल्स ऑफ द टेस्ट टेकर्स। द इसको किस में करना है? एक्टिव में करना है। ठीक है। क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बाय द कंटेंट क्रिएटर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द कंटेंट क्रिएटर्स framed the questions just to assess the skill of test takers। अब इसमें आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। बहुत बार क्या होता है, एक छोटा एरर रहता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का, आप ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको ऑप्शन मिला, आप तुरंत टिक मार दोगे। आप टिक मारो, लेकिन उसके बाद के भी ऑप्शंस को जरूर पढ़ना। ठीक है। द कंटेंट क्रिएटर्स framed the questions just to assess the skills of the test takers। ठीक है, एकदम सिंपल पास्ट है। द कंटेंट क्रिएटर्स हैड फ्रेम्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का दिख रहा है। द कंटेंट क्रिएटर्स वर फ्रेमिंग नहीं, अगर वर बीइंग फ्रेम्ड रहता तो वर फ्रेमिंग होता। द कंटेंट क्रिएटर्स कुड फ्रेम, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये तो एकदम ही नहीं होगा। ठीक है। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Somebody paid the workers 2000 rupees। अब somebody तो गायब हो जाएगा, कहीं भी नहीं दिखेगा, आंसर में भी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। The workers were paid 2000 rupees। paid मतलब past tense है। somebody pay the worker तो नहीं है, somebody pays the worker तो नहीं है, यानी प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट है। तो ये देखो इसमें पास्ट ही आएगा। द वर्कर्स वर पेड 2000 रुपीज सही है। द वर्कर्स वर बीइंग पेड नहीं, वर्कर्स वर बीइंग पेड इसमें नहीं होगा। 2000 रुपीज पहले ले आया, इसका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है। द वर्कर्स वर पेड 2000 रुपीज, और इसमें बाय समबडी क्या है? साइलेंट है। ये अंडरस्टूड है कि किसी ना किसी ने तो दिया होगा, 2000 रुपए दिए गए वर्कर को। यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। द बिजनेस ऑपरेट्स द सेम वे एज द अदर बिजनेस डिड, मतलब ये कहना चाह रहे ये भी बिजनेस उसी तरह से चलता है, मोर और लेस। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? मच द सेम वे, मतलब बहुत ही मिलता जुलता उसी तरीके से चलता है। सच द सेम वे नहीं हो सकता है, वेरी द सेम वे नहीं हो सकता है, हैड तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा मच, और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, द बिजनेस ऑपरेट्स मच द सेम वे एज द अदर बिजनेसेस डिड। जैसे पहले चले थे वैसा ही ये भी उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। आप लोग एक बार फिर से इसको फटाफट देख लेना, खुद से अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। एक बार तो आपने वीडियो में देख ही लिया, पीडीएफ भी अपलोडेड रहेगी, आप खुद से भी एक बार अपने से ही उसको अटेम्प्ट करने की क्वेश्चंस को कोशिश करना, और खास कर कर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये रिपीटेड वे में आते हैं। एरर वाले में क्या होगा? सिमिलर क्वेश्चन नहीं दिखे, सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट सिमिलर नेचर का दिखेगा कि आर्टिकल का एरर है, सिंस सो का एरर है, कुछ वैसा आपको जरूर दिखेगा। तो आप आराम से देखो, और कभी भी आप
ऐसा नहीं करना कि सो कर वीडियो देख रहे हो कि बस ऐसे ही देख रहे हो। आप एक पढ़ने की ही पोजीशन में बैठ के देखो ताकि आपको ना नींद आए और अटेंशन आपका प्रॉपर बना रहे। ठीक है, थैंक यू। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे एक लिमिटेड ऑफर के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसका टारगेट होगा 2025 और 2026 के लिए, जिसमें आपको 160 प्लस कोर्स के लिए टारगेट किया जाएगा। इसमें आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज जो होंगे वो राज सर होंगे, जिन्होंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल का एग्जाम्स उन्होंने क्लियर कर रखा है। सौरभ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इन्होंने खुद एएसओ, रेलवे का जेई, सीएमए, रेलवे टेक्नीशियंस, एलआईसी, डीओ, आईबीपीएस का इन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर रखा है। पल्लवी मैम, इनको भी एक्सपर्ट्स नॉलेज है शॉर्ट हैंड्स और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज रहने वाले हैं। नेक्स्ट, आपको जो कोर्स में जो कवर करवाएंगे हम लोग, वो सबसे पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट सिखाया जाएगा, बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो भी है आपके कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, आपको टाइपिंग सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स के एनालिसिस करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या होता है। नेक्स्ट है, हमारे सेंटर्स में मॉक टेस्ट देने की फैसिलिटी होती है। सब लोग एग्ज़ाम पेपर देते हैं, पेपर 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड्स होते हैं। सबको यही टाइम मिलता है, बट इसी हर 36 सेकंड्स में आप क्या अप्रोच रखते हैं उसी पर डिटरमाइन करेगा कौन सा बच्चा का सिलेक्शन होगा, कौन से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो हम आपको सारे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस सेक्शंस को पहले सॉल्व करना, किस क्वेश्चंस को छोड़ना, ये सारी चीज़ आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, आइए अब हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी जो फ़ी रहने वाली है वो 1000 पर रहने वाली है। इसमें प्रीलिम्स, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग सारे इंक्लूडेड रहेंगे। अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहता है तो उसकी फ़ी होने वाली है 6000 रहने वाली है, और ये वैलिड होगा 2026 के स्किल एग्ज़ाम तक के लिए। और एक हमने और स्पीड बैच हमने लॉन्च किया है। जो बच्चे रांची से हैं और जिनको लगता है कि प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाएगा, अच्छा है, उनका प्रीलिम्स में मार्क्स बन रहे हैं, तो जो बच्चे सिर्फ स्किल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ हमने एक ऑफर लाया है। ये ऑफलाइन रांची बैचेस के लिए, जो रांची से हैं, 2500 वन टाइम इसकी पेमेंट करनी होगी, और इसकी वैलिडिटी होगी आपकी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए। नेक्स्ट है, जो ऑनलाइन बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में भी जो प्राइस होने वाला है, अगर मंथ बेसिस ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो 1000 पर मंथ रहने वाली है। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, टाइपिंग पढ़ाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ लाइब्रेरी फैसिलिटी। जो लोग रांची से हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन सेंटर्स में जो ज्वाइन करते हैं, तो उनको सेम प्राइस में हम लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं तो 5000 रहने वाली है, और इसकी वैलिडिटी होने वाली है आप लोगों का 2026 के स्किल एग्जाम तक के लिए। और अगर कोई बच्चा सिर्फ स्पीड बैच हमारा ज्वाइन करना चाहता है, तो सिर्फ जिनका लगता है कि प्रीलिम्स उनका अच्छा है, वो प्रीलिम्स इस पर क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो सिर्फ स्किल के लिए हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्किल के लिए चार्ज रहने वाली है 1999 2000 रहने वाली है। इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए होने जाए। इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए रहेगी। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन। देखिए ऑफलाइन में बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे करने का मौका मिलेगा, पीयर लर्निंग होगी, आसपास के बच्चों को आप देखेंगे, उनसे सीखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं, और लाइब्रेरी फैसिलिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं जो लोग ऑफलाइन में हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है, कि ऑनलाइन में आपको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। तो जो भी लोग बच्चे रांची से हैं वो कॉल करके हमारे लोकेशंस पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहें तो ऑनलाइन कॉल करके इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं।